हम कक्षा 10वीं में सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भारतीय प्रजातंत्र की कार्य प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे। इसके पूर्व में हमने देखा था पिछली कक्षा में कि प्रजातंत्र की कार्य प्रणाली क्या है। उसमें हमने ये बताया था, सरकार के अंग भी आप लोग को बताए थे क्या क्या थी, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। और उसके अंतर्गत हमने बताया था कार्यपालिका क्या करता है, व्यवस्थापिका क्या करता है और न्यायपालिका के क्या कार्य होते हैं। अभी हम कार्यपालिका के बारे में ही पढ़ रहे हैं। व्यवस्थापिका के बारे में आपको पहले बताया जा चुका है। तो इसमें सबसे पहले अब विधेयक पारित होने की प्रक्रिया भी है। विधेयक पारित जो होता है वह 3 चरण में होता है, प्रथम सोपान, द्वितीय सोपान और तृतीय सोपान में। पहले जो प्रथम सोपान में होता है वह जो है ज्ञापन दिया जाता है, पर्चियां बांटी जाती है, समितियां बनाई जाती हैं जिससे कि वे विचार विमर्श कर सकें जिसके बारे में विधेयक या कानून बनना है। फिर द्वितीय वाचन में जो होता है तो उसमें सब बैठकर उसमें चर्चा करते हैं, परिचर्चा करते हैं, सब अपनी अपनी बातें रखते हैं जिससे कि वह होता है। फिर तृतीय वाचन में वह दूसरे सदन में जाता है, तो उसमें भी वही प्रक्रिया होती है। फिर उसके बाद राष्ट्रपति के पास आता है, तो राष्ट्रपति चाहे तो उस पर हस्ताक्षर कर दे या विचार करने के लिए वापस भेज दे। जब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाते हैं वह कानून या विधेयक का रूप ले लेता है। अब आगे हम देखेंगे राष्ट्रपति की योग्यताएं। ये जो राष्ट्रपति जो है वह केंद्र कार्यपालिका होता है और राज्यपाल जो है वह, हम इसमें जो तुलनात्मक ढंग से पढ़ेंगे केंद्र में सरकार और राज्य सरकार के बारे में, क्योंकि दोनों में ही प्राय कार्य जो होती है, शक्तियां जो होती हैं वह एक समान है, जिस तरह से कि मैंने आप लोगों को पीपीटी में आपको दिखेगा। जैसे राष्ट्रपति की योग्यताएं क्या है, राज्यपाल की योग्यताएं क्या है। सबसे पहले तो वह भारत का नागरिक हो, वह 65 वर्ष तक अपना कार्य करता है। बस उसी तरह से राज्यपाल की योग्यताएं भी होती हैं। फिर है केंद्र कार्यपालिका और राज्य कार्यपालिका, ये भी स्वयं एक सी होती है, क्योंकि जो कार्यपालिका है, मंत्री परिषद है, वह सारी चीजें एक समान होती है। फिर राष्ट्रपति संघ कार्यपालिका का प्रमुख होता है, जबकि राज्यपाल जो है वह राज्य का प्रमुख होता है और राष्ट्रपति के द्वारा ही उसका नियुक्त होता है। फिर राष्ट्रपति की शक्तियां, राज्यपाल की शक्तियां, दोनों की प्राय एक सी शक्तियां हैं। वह राज्य में काम करता है और केंद्र में काम करता है। जैसे राष्ट्रपति की शक्ति है, प्रधानमंत्री व मंत्रियों की नियुक्ति करता है। जब प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर देता है, उसके सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। उसी प्रकार से राज्यपाल भी मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, उसके बाद अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। फिर विधायी शक्तियां, बहुत सारी विधायी शक्तियां दोनों को ही प्राप्त होती हैं। वित्तीय शक्तियां, जो व्यय करना है, कहाँ खर्च करना है, वह सारी शक्तियां भी दोनों को ही मिलती है। वह केंद्र में खर्च करता है, ये राज्य में खर्च करता है। फिर न्यायिक शक्तियां भी हैं, जब आपातकालीन स्थिति में भी वह उसमें निर्णय ले सकता है। साथ ही साथ वह बहुत सारी चीजें जो होती है, न्यायिक शक्तियां होती है, विधायक शक्तियां होती है, उसमें वह निर्णय लेता है। जो भी विधेयक जो पारित होते हैं उनमें भी वह निर्णय लेता है। फिर है प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद और मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद। मैंने इसलिए तुम लोगों को तुलनात्मक ढंग से बता दिया है कि ये दोनों ही चीज जब देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री में क्या है। वो लोकसभा है, ये विधानसभा है। यहाँ पर प्रधानमंत्री की जो शक्तियां हैं वह लोकसभा का नेता होता है, मतलब वहां पर जो बहुमत दल का जो नेता होगा उसे लोकसभा का नेता कहेंगे। यहाँ विधानसभा का नेता होगा, यहाँ पर राज्य में जो बहुमत दल का नेता होगा उसे विधानसभा का नेता बोलेंगे। फिर मंत्री परिषद का गठन जिस तरह से राज्य में होता है उसी तरह से केंद्र में भी होता है, क्योंकि लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है या नेता जो होता है उसके परामर्श से फिर अन्य मंत्रियों का गठन होता है। फिर मंत्रियों के मध्य कार्य विभाजन, उसी तरह से राज्य में भी कार्य विभाजन होता है कि जितने मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है उन मंत्रियों को विभिन्न कार्य दिए जाते हैं। फिर मंत्रियों के कार्यों और विभागों में हस्तक्षेप, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री जो होता है मंत्रियों के विभागों में वह समय रहने पर हस्तक्षेप भी कर सकता है, उनके कार्यों के बारे में सारी जानकारी भी प्राप्त कर सकता है। जबकि मुख्यमंत्री भी उनको आवश्यक निर्देश दे सकता है, उनको मार्गदर्शन दे सकता है और उनके ज्यादा आवश्यकता पड़ने पर उनसे त्यागपत्र भी मांग सकता है या मंत्री पद से हटाया जा सकता है। फिर प्रधानमंत्री जो होता है मंत्री परिषद की अध्यक्षता करता है। यहाँ पर भी राज्यसभा में भी मुख्यमंत्री जो होता है वह अपने मंत्रिमंडल की अध्यक्षता करता है। फिर नियुक्ति संबंधी कार्य, अनेक कार्य जो होते हैं, सरकारी कार्य जो होते हैं उनमें नियुक्ति संबंधी कार्य भी प्रधानमंत्री भी करता है और मुख्यमंत्री भी करता है। फिर वास्तव में जो आम चुनाव जो है वह प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, क्योंकि जो व्यक्ति जो होता है वर्चस्व में होता है उसी का चुनाव होता है। मंत्री परिषद व राज्यपाल के बीच की भी कड़ी होता है यहाँ पर मुख्यमंत्री, और विधानसभा में भी इसके कार्य मुख्य होते हैं।
फिर है केंद्र में मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल और राज्य में मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल। अब इसमें भी आप देख रहे हो केंद्र और राज्य में दोनों में ही पॉइंट जो है एक से है। प्रधानमंत्री की सर्वोच्चता, जो प्रधानमंत्री होता है वह सर्वोच्च होता है, क्योंकि वही पूरे देश को पे शासन करता है और मंत्रियों को भी निर्देशित करता है। फिर सामूहिक उत्तरदायित्व। सामूहिक उत्तरदायित्व कैसे है? जिस तरह से आप लोग ने अभी वर्तमान में देखा होगा, पहले कांग्रेस की सरकार थी लेकिन बहुमत साबित नहीं करने के कारण फिर बाद में भाजपा की सरकार बन गई। इस तरह से एक ने इस्तीफा एक ने दिया, मुख्यमंत्री ने दिया, लेकिन पूर्ण रूप से पूरी सरकार ही गिर गई। इस तरह से हम कह सकते हैं कि सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। फिर गोपनीयता, कई बातें ऐसी होती हैं जो आपस में परिचर्चा करते हैं, उसमें गोपनीयता बनाए रखना भी आवश्यक है। फिर नीति निर्धारित करना, वही राज्य में भी होता है वही केंद्र में भी होता है। जो नियम बनाए जाते हैं, जो नीति निर्धारित करने जाते हैं, वह सबको पालन करना आवश्यक होता है। फिर है नियुक्ति संबंधी कार्य, जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उनकी नियुक्तियां जो कार्य होते हैं सरकारी क्षेत्र में दूसरे राज्यों में, ये सब संबंधी कार्य हम लोग करते हैं। फिर विधायी शक्तियां हैं, वित्तीय शक्तियां हैं, राष्ट्रपति को परामर्श देना, मतलब जो भी कार्य आगे होते हैं उसमें राष्ट्रपति या राज्यपाल को परामर्श करके ही उस कार्य को आगे किया जा सकता है। फिर है न्यायपालिका केंद्र में और न्यायपालिका राज्य में। अब इसमें भी आप देखेंगे कि न्यायाधीशों की जो संख्या है वह एक न्यायाधीश होता है और 30 अन्य न्यायाधीश होते हैं। और न्यायपालिका में इसमें भी न्यायाधीशों की संख्या, उच्च न्यायालय जो है वह न्यायाधीशों की संख्या घटाई बढ़ाई जा सकती है आवश्यकता अनुसार। फिर न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है भारत में राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जबकि राज्य में जो है न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है राज्यपाल के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यहाँ पर न्यायपालिका जो है इसके वेतन भत्ते वो दोनों को ही प्राप्त होते हैं। फिर न्यायाधीशों का कार्यकाल जो है 65 वर्ष की आयु तक रहती है, राज्य में भी वही है। फिर उसके बाद फिर न्यायाधीशों द्वारा शपथ लिया जाना, न्यायाधीशों द्वारा यहाँ भी शपथ लिया जाता है। न्यायाधीशों पर प्रतिबंध, न्यायाधीश जो होते हैं वह दूसरे उसमें प्राइवेट प्रैक्टिस या फिर प्राइवेट उन लोग अपना केस दायर नहीं कर सकते या किसी के लिए कार्य नहीं कर सकते। फिर प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, शक्तियों में भी वही है, राज्य में और केंद्र में प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, उनको बहुत से अधिकार प्राप्त होते हैं। अपीली अधिकार, जो अपील करते हैं या फिर जो केस लड़ा जाता है उसमें उनको अपना न्याय संबंधी कुछ भी सलाह दे सकते हैं। परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार, प्रशासनिक क्षेत्र में और फिर दूसरे कार्यों में भी वह अपना परामर्श दे सकता है। फिर है स्थानीय प्रशासन। स्थानीय प्रशासन हमारे देश में प्रजातंत्र की एक अवधारणा है, जिसमें कि शासन प्रत्येक स्तर पर जनता के शासन कार्यों में भाग लेने का अवसर प्राप्त होता है, जिसमें जनता की भागीदारी में लोकतंत्र को स्थापित करता है और भारत के गांव, देश और उसकी प्रगति के लिए गांवों का विकास आवश्यक होता है। स्थानीय प्रशासन और विकास का दायित्व जो है सरकारों पर निर्भर करता है, क्योंकि हमारा देश जो है वह प्रदेश में है, कस्बे हैं, ग्रामीणों में रहते हैं जो कि सैकड़ों किलोमीटर दूरी पर रहते हैं। और सरकार का कार्य होता है, केंद्र सरकार या राज्य सरकार दोनों का ही कार्य होता है कि कम से कम अंत तक, जो अंतिम छोर तक जो व्यक्ति बैठा हुआ उसको लाभ प्राप्त हो सके। उसके लिए राज्य सरकार द्वारा अपने कुछ अधिकार और कार्य जो है स्थानीय प्रशासन को दिए गए हैं, जैसे कि प्रशासन की जनता के प्रति जागरूक बनाए रखने के लिए और स्थानीय समस्याओं और स्थानीय स्तर पर समाधान करने के लिए स्थानीय प्रशासन आवश्यक है। क्योंकि यह इसलिए वैसे कस्बे और ग्रामीण क्षेत्रों में, क्योंकि हर कोई वहाँ आसानी से वहाँ तक नहीं पहुँच सकता, लेकिन जब हम स्थानीय प्रशासन की व्यवस्था कर देंगे तो वह उनकी समस्याओं को हल कर देगा। फिर भारत में शासन की प्रणाली केवल केंद्रीय और राज्य सरकारों तक स्तर तक ही सीमित नहीं है, अपितु यह स्थानीय प्रशासन और प्रजातांत्रिक प्रणाली पर आधारित है, क्योंकि यह गांव, कस्बे और समस्याओं को सबसे अधिक ज्ञान उन्हीं गांव के, कस्बे और निवासियों को होता है। उन्हें क्या आवश्यक है, किस कार्य को करना है, वह उनको ज़्यादा पता होता है। इसलिए स्थानीय स्वशासन का कार्य जो है स्थानीय समस्याओं का समाधान करना होता है। फिर ग्राम, कस्बे और नगरों की अनेक समस्याओं के संबंध में नागरिक सुविधाओं से जो होता है, जैसे कि गंदे पानी का निकास करना, सड़क सफाई, कूड़े, गंदगी को हटाना, गंदगी या महामारियों की रोकथाम करना, और जो गांव में जो बढ़ने से जो गांव में शहर और समस्याएं जो विकराल होती जा रही है उसको भी कम करना। फिर स्थानीय आर्थिक और सामाजिक राजनीतिक कार्य जो होते हैं उनको पूरा करना, उसके साथ साथ स्थानीय समस्याओं का समाधान भी करना, जिसके लिए स्थानीय प्रशासन की आवश्यकता होती है।
और ये सब मिलकर स्थानीय प्रशासन ही इन सब समस्याओं को प्रशासन के साथ मिलकर ही संबंधित क्षेत्र के शासन के साथ मिलकर वह कार्य करता है। जैसे कि ग्रामीण भारत के लिए पंचायती राज व्यवस्था, यहाँ आप लोग देखेंगे कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था है, जिला पंचायत है, जनपद पंचायत है और ग्राम पंचायत है। तो प्रदेश में ग्रामों की साफ सफाई, स्वास्थ्य सेवाएं, रोशनी, पीने की पानी की व्यवस्था करना और उसके साथ साथ ग्राम पंचायत बनाई जाना। इसके साथ साथ गांव छोटे हैं तो 2 या 2 से अधिक गांवों को मिलाकर ग्राम पंचायत बनाई जाती है। ये आप लोग देख रहे हैं कि जहाँ जनसंख्या कम है वहाँ 2 या 2 से अधिक गांव मिलकर या 5 गांव मिलकर भी ग्राम पंचायत बनती है। ग्राम पंचायतों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के निवासी अपने गांव के प्रबंध जो है स्वयं करते हैं और गांव के लिए व्यवस्था जो है पंचायत राज व्यवस्था के नाम से विख्यात है, जो कि गांधी जी ने पंचायती राज व्यवस्था के बड़े पक्षधर थे। वह इसलिए थे ताकि ग्रामीण अपनी आवश्यकता अनुसार अपनी जो समस्याएं हैं उनको वह वहीं पर तुरंत हल कर सकें। वे यह नहीं मानते थे कि जब भारत में ग्रामीणों में जीवन का आधार लोकतांत्रिक नहीं होगा तो देश की वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना नहीं हो सकती है, क्योंकि अधिकांश जनता जो है हमारी ग्रामीण में रहती है। तो विभिन्न राज्यों की स्थानीय प्रशासन की स्थापना उन राज्यों के विधान मंडलों द्वारा निर्मित कानूनों के आधार पर की गई है और इस कारण सभी राज्यों के स्थानीय शासन समान न होकर विभिन्न प्रकार के हैं। जैसे मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था का ढांचा निम्न प्रकार है, जिसमें ग्रामों के लिए ग्राम सभा और ग्राम पंचायत है। फिर ग्राम सभा। ग्राम सभा जो है ग्राम पंचायत की ग्राम सभा होती है। ग्राम सभा के जो ग्राम पंचायत के जो सदस्य होते हैं, ग्राम सभा के वर्ष में कम से कम 2 बैठकें अवश्य होती हैं। जैसे ग्राम सभा की बैठकों के जो निर्णय हैं वे सरपंच द्वारा किए जाते हैं। फिर एक ग्राम पंचायत, स्थानीय प्रशासन की सबसे छोटी इकाई जो है ग्राम पंचायत है। ग्राम पंचायत के सदस्य जनता द्वारा सीधे निर्वाचित होते हैं। तो जिस तरह से स्थानीय प्रशासन का चुनाव होता है, उस राज्य का चुनाव होता है, वैसे ही पंचायत के सदस्यों की जनता द्वारा भी सीधे निर्वाचित किए जाते हैं। फिर ग्राम पंचायत के कार्य। ग्राम पंचायत के मुख्य कार्य होते हैं गांव में सफाई देखना, सड़कों, कुओं, तालाबों का निर्माण कराना। गांव में प्रकाश की व्यवस्था भी ग्राम पंचायतें करती हैं। ग्रामों में लगने वाले मेले, हाट बाजार आदि की व्यवस्था भी उन्हीं की देखरेख में होता है। साथ ही साथ जन्म मृत्यु पंजीयन, संक्रामक रोग के टीके लगवाना, कार्य बहुत से कार्य जो और भी होते हैं वह सारे कार्य, बागवानी करना, वृक्षारोपण करना, ये सारे कार्य भी ग्राम पंचायत के कार्य ही होते हैं। फिर दूसरा है जनपद पंचायत। प्रत्येक जिला के विकास खंडों में विभाजित होता है और प्रत्येक विकास खंड के लिए एक जनपद पंचायत होती है। जनपद पंचायत के जो कार्य होते हैं वह इस प्रकार हैं। जैसे कि जनपद पंचायत अपने अपने ब्लॉक खंड में एकीकृत ग्रामीण विकास, कृषि, सामाजिक वानिकी, पशुपालन, प्रौढ़ शिक्षा, कुटीर उद्योग, युवा एवं बाल कल्याण, ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम आदि की व्यवस्था करती है और बाढ़, सूखा, महामारी आदि प्राकृतिक आपदाओं में भी सहायता करती है। मतलब इस तरह से यदि ग्रामीण क्षेत्रों में या जनपद पंचायत जो होती है वह इन सारी चीजों का विशेष ध्यान रखती है। फिर है जिला पंचायत। जिला पंचायत जो होता है वह जिले में होता है, जिसमें कि जिले के जनपद पंचायत और ग्राम पंचायतों पर वह नियंत्रण रखता है और इनके मध्य जो है समन्वय बनाए रखता है और उनका मार्गदर्शन भी करता है। कई कार्य ऐसे होते हैं जो वे नहीं कर पाते हैं, उनको सलाह देता है, मार्गदर्शन करता है कि उस कार्य को हम किस तरह से पूरा कर सकते हैं। फिर जनपद पंचायत की योजनाओं को समन्वित करना, विशेष प्रयोजनों के लिए जनपद पंचायत द्वारा दी गई अनुसार मांग राज्य सरकार तक पहुंचाना, मतलब जो जिस चीज की मांग की गई है क्योंकि पंचायतों के द्वारा तो सरकार तक पहुंचाना। फिर जिले की ऐसी योजनाओं को जो अधिक जनपद पंचायतों में हो उसका निष्पादन करना। कई योजनाएं हैं जो 2 या 2 से अधिक हैं तो उनको जहां प्राथमिकता है उसे प्राथमिकता देती है उस कार्य को पूरा कराना। फिर विकास संबंधी क्रियाकलापों, सामाजिक वानिकी, परिवार कल्याण, बाल कल्याण, खेलकूद से संबंध में राज्य सरकार को सलाह देना, राज्य सरकार को द्वारा निर्देशित अन्य कार्य को कराना। मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में भी ये सारे कार्यों को निर्देशित करके कार्य पूरा करना आवश्यक होता है। फिर उसके बाद हम देखेंगे नगरीय प्रशासन। अब नगरीय प्रशासन के अंतर्गत जो है 2011 की जनगणना के अनुसार देश की लगभग 121.6 करोड़ हैं, जिन्हें की लगभग ये ग्रामीण और 31.2% शहरी आबादी है। हमारे कस्बे या शहरों के लिए स्थानीय शहरी निकायों की स्थापना की गई है। यह निकाय अपने क्षेत्र में जल आपूर्ति, स्वास्थ्य, नाली, कूड़े का प्रबंधन व सफाई, प्रकाश इत्यादि समस्याओं का समाधान करते हैं। यह स्थानीय निकाय जो है जनतांत्रिक होते हैं।
इन कार्यों में स्थानीय नागरिक सीधे चुनाव पद्धति से निर्वाचित होते हैं। जिस तरह से पार्षद होते हैं, महापौर होते हैं, ये सारे जो चुनाव जो किए जाते हैं वह सीधी पंचायत से होते हैं। फिर स्थानीय शहरी निकायों के प्रकार। प्रत्येक राज्य में नगरीय स्वायत्त निकाय, नगर पंचायत है, नगर पालिका है, नगर निगम है। मतलब इस तरह से हम जो शहरी के जो 3 प्रकार हैं तो वह नगरीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। फिर स्थानीय संस्थाओं के कार्य। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि नगर निगम में जो चुनाव होते हैं वह पार्षद के द्वारा हर वार्ड में बटे होते हैं और वार्ड जो होते हैं वह आगे कार्य करते हैं। उसी तरह से नगरीय प्रशासन होता है, उसी से नगर पंचायत में भी ये कार्य किए जाते हैं। और इन तीनों के कार्य भी प्राय एक से होते हैं। जैसे नगर पंचायत है, नगर पालिका है और नगर निगम के कार्य समान ही है। ये तीनों संस्थाएं ही अपने अपने स्तर पर निम्नलिखित कार्य करती हैं। जैसे सड़कों, सार्वजनिक भवनों में प्रकाश की व्यवस्था करना, नगर की साफ सफाई कराना, काजी हाउस खोलना, उनका प्रबंध करना, जन्म मृत्यु पंजीयन कराना, पानी की व्यवस्था करना, मकान, सड़क आदि की व्यवस्था करना, अग्निशमन यंत्र आदि का आग लगने पर सहायता करना और जनता के मनोरंजन हेतु मेले आदि का प्रायोजन करना। मतलब इन सब चीजों की व्यवस्था जो है नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगम के द्वारा किया जाता है। स्थानीय शहरी निकायों के नागरिक के अनेक प्रकार की सुविधाओं का भी ध्यान रखा जाता है। फिर है गृह कार्य। जिला पंचायत के कार्य लिखिए। दूसरा है राज्यपाल के कार्य लिखिए। तीसरा है संसद में विधेयक पारित होने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। चौथा है राष्ट्रपति के संकटकालीन अधिकारों का वर्णन कीजिए और मंत्री परिषद के कार्यों का वर्णन कीजिए। प्रश्न 6वां है पंचायती राज व्यवस्था को समझते हुए स्थानीय संस्थाओं के कार्यों का वर्णन